नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे अंतर्जनपदीय तबादले में मिलने वाले समस्त प्रकार के भारांक की। आप लोग पत्र देख रहे हैं, यहाँ पर सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से पत्र को जारी कर दिया गया है। इस पत्र की देखा जाए तो नितांत आवश्यकता थी। काफ़ी समय से काफ़ी जो शिक्षक साथी हैं वो परेशान थे कि आखिर किस प्रकार के भारांक और किस प्रकार का जो उसका मतलब कि एक्सप्लेन करने का तरीका है वो क्या होगा। यहाँ पर सचिव साहब ने प्रत्येक भारांक को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है। इस पत्र में आप लोग देख सकते हैं, शैक्षिक सत्र 2023-24 में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षिका के अंतर जनपदीय स्थानांतरण के संबंध में, मतलब कि ये जो पत्र है वो जो अभी वर्तमान में अंतर जनपदीय तबादले चल रहे हैं उसके संबंध में है। उसके बाद में नेक्स्ट पैराग्राफ में उसमें यहाँ पर उल्लेख किया गया है कि ये जो पत्रांक संख्याएं दी गई हैं इनका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें कि बेसिक शिक्षा परिषद में जो भी अंतर जनपदीय तबादले चल रहे हैं उसके निर्देश जो है विस्तृत रूप से दिए गए हैं। इस संबंध में अवगत कराना है कि ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परीक्षण गहनता से निम्नवत किया जाएगा। ठीक है, जो ऑनलाइन आप लोगों ने आवेदन कर दिया है उनका यहाँ पर वेरिफिकेशन की बात की गई है जो कि बहुत ही स्ट्रिक्टली होने जा रही है। नंबर फर्स्ट पॉइंट है, शिक्षक एवं शिक्षिका द्वारा किए गए ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन परिषद के पत्र संख्या इतने दिनांक 14 जून 23 द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाएगा। अभी पत्र जारी किया गया था, उसमें पूरी समिति का विवरण दिया गया था, उसी के अनुसार जो है यहाँ पर सत्यापन होगा। उसके बाद में नंबर 2 जो पॉइंट है, यह आप लोग स्पष्ट रूप से सुनिए, समझिए और देखिएगा, इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। यहाँ पर पॉइंट बाई पॉइंट जो है सभी भारांक क्लियर जो है बताए जाएंगे कि किसको किस तरह से एक्सप्लेन करा जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट 2 है, शिक्षिका 2 वर्ष के लिए, शिक्षक 5 वर्ष की नियमित सेवा अवधि। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कोई नियमित से मतलब वही है कि आप लोग परमानेंट होना चाहिए विभाग में। तो शिक्षिका के लिए 2 वर्ष के और शिक्षक के लिए 5 वर्ष की जो है सेवा अवधि पूर्ण किए जाने के उपरांत, ये पूरी कर लें उसके उपरांत ही ऑनलाइन आवेदन के लिए अर्ह होंगे। मतलब कि जो शिक्षक साथी हैं वो 5 वर्ष के लिए और जो शिक्षिका बहनें हैं वो सब 2 वर्ष के लिए उनकी जो है सेवावधि पूर्ण होनी चाहिए। उसके बाद में सेवावधि की गणना कार्य जनपद के दिनांक से, मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप कहीं और जनपद से आ गए हैं और वो आपकी पहले वाली सेवावधि जोड़ी जाएगी। आप इस समय वर्तमान में कार्य जो जनपद है आपका, यहाँ पर आपकी सेवावधि को कितना समय हो गया है वहाँ से उसकी जनपद की गणना की जाएगी। उसके बाद में दिनांक से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 17 जून, मतलब 17 जून तक जो है इसकी गणना आपको कर दी जाएगी, इसके बाद से नहीं की जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है, अंतर जनपदीय स्थानांतरण ग्रामीण सेवा संवर्ग से ग्रामीण सेवा संवर्ग में। अब काफ़ी लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या है ग्रामीण से ग्रामीण, नगर से नगर। यहाँ पर क्लियरली कहा गया है कि ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो खंड शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, मतलब कि हमारे यहाँ जो अन्य ब्लॉक होते हैं उसमें एक ब्लॉक में शिक्षा अधिकारी होते हैं जिनको हम बीईओ कहते हैं। अगर हमारे ब्लॉक के अधिकारी बीईओ हैं तो खंड शिक्षा अधिकारी हैं तो हम ग्रामीण सेवा संवर्ग के कहे जाएंगे। अगर जो लोग नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं, मतलब कि जब उनको ब्लॉक का काम होता है तब वो यूआरसी मतलब कि नगर शिक्षा अधिकारी के समक्ष जाते हैं अपने किसी भी समस्या और कार्य के लिए, तो वो जो साथी है वो नगर सेवा संवर्ग के अधीन आएंगे। उनका जो ट्रांसफ़र होगा वो नगर से नगर के ही तरफ होगा। अंतर जनपदी में किसी भी जनपद में आप हों और नगर शिक्षा अधिकारी के अधीन कार्यरत हैं तो आप जिस जनपद में जाएंगे भेजे जाएंगे ट्रांसफ़र के अधीन में, तो आप नगर शिक्षा अधिकारी के ही अंडर में भेजे जाएंगे। इसके बाद में फोर्थ पॉइंट है, एकल अभिभावक। एकल अभिभावक में भी लोग बहुत क्वेश्चंस कर रहे थे कि ये क्या है। तो इसमें एकल अभिभावक में अविवाहित पुत्र पुत्रियों का अकेले पालन करने वाले शिक्षक एवं शिक्षिकाओं से है। यहाँ पर कहा गया है कि आपके बच्चे चाहे कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जीवन साथी स्पाउस होते हैं उनकी किसी की असामयिक मृत्यु होने पर परिवार अथवा न्यायालय सक्षम न्यायालय द्वारा निर्गत तलाक संबंधी आदेश के उपरांत अकेले रहने वाले शिक्षक एवं शिक्षिका जो अविवाहित पुत्र पुत्रियों का पालन करते हों। मतलब कहने का है कि किन्हीं कारणों से किसी घटना दुर्घटना में अगर पति पत्नी में कोई एक जो शख्स है वो दिवंगत हो गया है और किसी एक को बच्चों का पालन पोषण करना पड़ रहा है तो वो एकल शिक्षक के अंतर्गत आएगा। और अथवा अगर किन्हीं कारणों से पति पत्नी में तलाक हो गया है
तो अगर जो शिक्षक या शिक्षिका जो होगी वो अपने बच्चों को पालन पोषण अकेले कर रही है बिना अपने जीवन साथी के सहयोग से, तो वो भी एकल जो है अभिभावक में अधीन माने जाएंगे, उनको भी ये भारांक देय होगा। ऐसे शिक्षक जो 5th पॉइंट है, ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो सेवा में दिव्यांगता के आधार पर चयनित है, मतलब कि जब भर्ती आपका हुआ था बेसिक शिक्षा विभाग में तब आपने अपना हैंडीकैप सर्टिफिकेट लगाया था, दिव्यांग प्रमाण पत्र लगाया था और उसके आधार पर आप नियुक्त हुए थे और वो दिव्यांगता कम से कम 40% की होना अनिवार्य है। यहाँ पर काफ़ी लोगों को ये संशय था कि कितना % की दिव्यांगता होने पर हमें लाभ मिलेगा। क्लियरली लिखा गया है 40% की दिव्यांगता आपको होनी चाहिए तो आपको लाभ मिल जाएगा, तथा उनके द्वारा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो। मतलब वही है कि CMO साहब द्वारा जो है वो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा, मतलब हस्ताक्षरित किया जाएगा, तभी वो मान्य होगा। उसके बाद में 6 पॉइंट है, सेवा में आने के बाद अपरिहार्य कारणों से दिव्यांग हुए शिक्षक शिक्षिका, मतलब कि आप सेवा में तो आए ठीक थे, तब दिव्यांग नहीं थे, मगर उसमें आने के बाद में किन्हीं कारणों से आप दिव्यांग हो जाते हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र जिनके दिव्यांगता का प्रतिशत कम से कम 40% का होगा वो प्रस्तुत किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में भौतिक सत्यापन के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि फिर से वही है कि एक कमेटी गठित होगी, अगर आप बाद में दिव्यांग होते हैं तो आपका जो है सत्यापन किया जाएगा। भौतिक रूप से दृष्टि बाधित है दिव्यांगता है या श्रवण बाधित है या फिर चलन क्रिया से संबंधित दिव्यांगता का गहनता से परीक्षण भौतिक सत्यापन किया जाएगा। तो उसके बाद में असाध्य एवं गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति या पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री का लाभ चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग चिकित्सा अनुभाग 6। काफ़ी समय से काफ़ी शिक्षक साथी यही नहीं समझ पा रहे थे कि ये जो है परिशिष्ट च क्या है। ये परिशिष्ट च का जो है अभी कुछ समय पहले भी कहा गया था कि परिशिष्ट च में वर्णित जो भी रोग होंगे वो आपके जो हैं असाध्य रोगों में आ जाएंगे, उसकी जो है गणना कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आज उन परिशिष्ट च को डिफाइन कर दिया गया है कि उन असाध्य एवं गंभीर रोग जो हैं वो कौन कौन से हैं जिनसे आपको भारांक का लाभ देय होगा। तो आज आप लोग उनको देख लीजिएगा कि वो कौन कौन से हैं। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर सभी प्रकार के जो हैं कैंसर आ जाएंगे। आप लोग यहाँ पर परिशिष्ट च का 1st पॉइंट है वो यही कहता है कि समस्त प्रकार के कैंसर जो हैं, जो भी कैंसर हों उसमें कोई भी कैंसर, आप कैंसर को भी अगर आप चाहें तो मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ। वो ये कैंसर्स की सूची है, एक तरह से देख सकते हैं कि कितने प्रकार के कैंसर्स जो हैं हमारे यहाँ पर जो है चलते हैं। इतना कैंसर है, ये यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली सब लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद में ये भी है कि कैंसर्स जो हैं ये जो आपको मानक दिया गया है कि कहाँ कहाँ से आपका इलाज चला है या चल रहा है, तो वहीं के जो है मान्य होंगे। ये सभी कैंसर्स हैं, आप लोग अलग अलग प्रकार के हैं, आप लोग कहीं से बाहर से भी चेक कर सकते हैं आपका क्या कैंसर इस सूची के अंतर्गत आता है या नहीं आता है, या कोई और कैंसर है तो वो भी आप लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं और सक्षम अधिकारी द्वारा उसको हस्ताक्षरित करके आप लोग वो सब करा सकते हैं। उसके बाद में समस्त प्रकार के हृदय रोगों की यहाँ पर बात की गई है। जो हृदय रोग है, किसी भी प्रकार का हृदय रोग हो वो भी आएगा। उसके बाद में डायलिसिस और गुर्दा प्रत्यारोपण सहित समस्त प्रकार के गुर्दा रोग अगर आपके होते हैं तो वो भी इन असाध्य रोगों के अंतर्गत ही आएंगे। 4 यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण, मतलब बदलाव किया गया हो, वो यकृत रोग और यकृत प्रत्यारोपण को भी इसमें जगह दी गई है। उसके बाद में यकृत संरक्षा प्रक्रिया और तात्कालिक उपचार हेतु आवश्यक बचाव सर्जरी अगर की गई है तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। अल्पकालिक अत्यंत गंभीर यकृत रोग, उसके बाद में घुटने और कूल्हे का बदलाव अगर किया गया है आपका जो है, उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड सर्जरी अगर की गई है, उसके बाद में कार्निया प्रत्यारोपण अगर किया गया है आँख का, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। असाध्य एवं गंभीर रोग के आप लोग काफ़ी समय से इसके अंतर्गत जो है समझ नहीं पा रहे थे कौन कौन से रोग आएंगे, तो यहाँ पर आपको रोग जो होंगे वो 9 रोग हैं। सूची आपको जो है शो कर दी गई है, यही सूची आपके सामने रहेगी। असाध्य एवं गंभीर रोग से ग्रसित शिक्षक शिक्षिका स्वयं पति पत्नी अविवाहित पुत्र पुत्री को ही लाभ देय होगा, ये भी चीज़ स्पष्ट कर दी गई है। उसके बाद में 8th पॉइंट है
सरकारी सेवा का लाभ ऐसे शिक्षक शिक्षिका जिनके पति या पत्नी भारत सरकार, भारतीय थल सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल एवं उत्तर प्रदेश सरकार व उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन नियमित कार्यरत सरकारी सेवक होंगे। यहाँ पर नियमित कार्यरत सरकारी सेवकों का जिक्र किया गया है। आप लोग समझ लीजिए कि वो परमानेंट होने चाहिए, चाहे वो इन विभागों में कहीं पर किसी भी पद पर हों। को ही देव होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन जिन कार्मिकों का सेवा विनिमय होता है तो वे सरकारी सेवा की श्रेणी में माने जाएंगे। सरकारी सेवा में अद्यतन कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो ही मान्य होगा। कहने का मतलब बस यही है कि जो यहाँ पर विभाग दिए गए हैं, सेवाएं दी गई हैं, उन्हीं के अंतर्गत आप नियमित रूप से जो है कार्यरत होने चाहिए, तभी वो आपको लाभ मिलेगा सरकारी सेवा में पति पत्नी वाला। उसके बाद में ऐसे शिक्षक एवं शिक्षिका जो वर्तमान में निलंबित हैं। काफ़ी लोगों का ये प्रश्न था कि वो निलंबित है अगर तो क्या वो लाभ इसका मिलेगा, क्योंकि आता है ना कि कोई कार्रवाई ना हुई हो इस तरह से, तो उनको लाभ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उनको अंतर जनपदीय स्थानांतरण प्रक्रिया में आवेदन करने से वंचित नहीं किया जा सकता है, वो भी इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तथा ऐसे शिक्षक शिक्षिका को यदि स्थानांतरण का लाभ प्राप्त होता है तो उनके विरुद्ध प्रचलित अनुशासनात्मक कार्रवाई समाप्त होने के बाद, मतलब कि जो भी कार्रवाई चल रही है या जिन कारणों से उनको निलंबन किया गया था उनका, वो कार्रवाई समाप्त होने के बाद में वो जिस विद्यालय में होंगे वहाँ से कार्यमुक्त किया जाएगा। मतलब ये है, आप आवेदन करिए, आपको विद्यालय भी मिल जाएगा, लेकिन जिस जनपद से आपको तभी यहाँ से कार्यमुक्त किया जाएगा जब आप उस निलंबन कार्रवाई से मुक्त हो जाएंगे। अपने स्पष्टीकरण वगैरह दे करके जो भी कार्रवाई होगी उससे मुक्त हो जाएंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। उसके बाद में लास्ट पैराग्राफ है, ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन पूर्ण पारदर्शिता एवं शुचिता पूर्ण रूप से किया जाना है। किसी भी प्रकार की अनियमितता विसंगति की दिशा में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा सदस्य सचिव एवं समिति उत्तरदायी होगी। कृपया उक्त से अवगत होते हुए अगर पर आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। यहाँ पर सचिव साहब जो हैं आदरणीय प्रताप सिंह बघेल जी ने स्पष्ट रूप से पूरा पत्र जो है जारी कर दिया गया है। आप लोग पत्र को देख सकते हैं। आज यहाँ पर काफ़ी संशय समाप्त हो गए हैं। काफ़ी समय से शिक्षकों साथियों को ये संशय थे कि ये सब भारांक कैसे क्या मिलेंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के जो हैं भारांक को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है, कैसे किसको कहाँ मिलेगा भारांक। ऐसे ही नवीन जानकारी लेने के लिए आप लोग चैनल से जुड़े रहें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।